नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की भी हम बात करेंगे। आज इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे खास कार्यक्रम बात सियासत की में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की तारीफ की है। बीजेपी ने प्रदेश भर में हर बूथ पर चाय पर महिलाओं के साथ चर्चा भी की। इस दौरान बीजेपी ने ज्यादा संख्या में महिलाओं को सदस्य बनाने पर जोर दिया। बीजेपी ने महिलाओं को सदस्य बनाने के लिए फिजिकल फॉर्म भी बांटे हैं। देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। बीजेपी का महासदस्यता अभियान, प्रदेश के हर बूथ पर चाय पर चर्चा, महिलाओं को सदस्य बनाने पर फोकस, यूथ के बाद टारगेट पर महिलाओं के प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। बीजेपी ने दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हर बूथ पर सदस्यता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बीजेपी ने प्रदेश के हर बूथ पर महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से लेकर हर बूथ पर तमाम नेता पदाधिकारी पहुंचे। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अरेरा मंडल के एक बूथ पर सबसे पहले मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद वी डी शर्मा ने महिलाओं से चाय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही सरकारों की उपलब्धि को भी गिनाया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मन की बात के कार्यक्रम के बाद चाय पर चर्चा भी करेंगे बूथों पर, और बहनों को भाइयों को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के अभियान में सदस्य भी बनाएंगे। मैंने अभी बहनों को सदस्य बनाया है, अभी और घर घर जाएंगे। तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है और मेरा सौभाग्य है कि आज 50% आबादी जो हमारी बहनों की है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, दुनिया को संदेश दिया G20 देशों की बैठक में, वुमेन लीड डेवलपमेंट, महिला नेतृत्व आधारित विकास देश के अंदर चाहिए। तो आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ माताएं बहनें मोदी जी को कैसे अप्रिशिएट कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास गरीब कल्याण के साथ बहनों का सशक्तिकरण, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे ड्रोन दीदी हो, चाहे लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, हर प्रकार से सशक्त और ताकत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि हर महिला के पास मोबाइल नहीं, इसलिए फिजिकल फॉर्म के जरिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सदस्य बनाया जाए। बीजेपी का दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा। हालांकि इससे पहले भी सदस्यता का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरा चरण शुरू होने से पहले चरण की सदस्यता की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। एमपी में बीजेपी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। इस टारगेट को आगे बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया है। बीजेपी सदस्यता अभियान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि एमपी में फर्स्ट फेज में बीजेपी के 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने हैं। सेकेंड फेज में 1 करोड़ सदस्य और बनना है। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास देश का होना चाहिए। हर प्रकार से महिलाओं को ताकत देने, सशक्त बनाने का काम बीजेपी ने किया है। मन की बात सुनने के बाद वी डी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के 2 जिलों में जल संरक्षण को लेकर उल्लेख किया, जिसमें छतरपुर और डिंडोरी शामिल हैं। इसमें सहायता समूह की बहनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक पेड़ मां के नाम के लिए भी मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 64% नौजवान बीजेपी के सदस्य बने हैं। बीजेपी अब महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर फोकस कर रही है। और आज मन की बात के कार्यक्रम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण का जो उदाहरण दिया, हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के 2 जिलों का उल्लेख किया। मेरी लोकसभा के छतरपुर जिले का, जहां पर एक तालाब को हमारी स्व सहायता समूह की बहनों ने, जहां पर जल स्तर बहुत कमजोर था, बुंदेलखंड में तो वैसे ही पानी का बहुत संकट है, उस तालाब को पुनर्जीवित करके पानी के माध्यम से जल स्तर को ऊंचा बढ़ाने का काम किसने किया? हमारी बहनों ने किया। हमारे ढिंडोरी जिले, ट्राइबल जिला हमारा है ढिंडोरी के अंदर, वहां पर स्व सहायता समूह की बहनों ने एक तालाब को पानी रोक करके
वहां पर लोगों के बीच में पानी ले जाने का काम किया। तो ये महत्वपूर्ण आज जल संरक्षण का विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। स्वच्छता के बारे में कहा कि देश भारत आज स्वच्छ बन रहा है और हर व्यक्ति आज स्वच्छता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरे सदस्यता अभियान पर बीजेपी को पूरा भरोसा है। 2 चरणों से ज्यादा सदस्य बना लेगी। फिलहाल सदस्यता के मामले में एमपी बीजेपी के लिहाज से यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सवाल खड़े कर रही है। संगठन पर्व का अगला चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार देश में एमपी नंबर 1 बनेगा और प्रदेश में इतिहास भी रचेगा। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। राजधानी रायपुर में बच्चों की किताबें अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। यहां पर अधिकारियों की सांठ-गांठ से पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में बेच दी गई। एक बार फिर रायपुर से ये मामला सामने आया। हिंदी हाई स्कूल में नवीन सत्र की किताबों का यहां पर जिस तरह से कबाड़ में होते हुए दिखाई दे रही है, कुछ तस्वीरें भी सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर के स्कूल में पंप हाउस में मिली हजारों किताबें। स्कूल शिक्षा विभाग का हुआ भांडाफोड़। कौन है जो किताबों की आड़ में कर रहे हैं भ्रष्टाचार? कबाड़ में किताब का सिलसिला जारी। बड़ी संख्या में नए शिक्षण सत्र की किताबें रद्दी में मिली। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने की छापेमारी। पूर्व में पेपर मिल में मिली थी किताबें। अब रायपुर के हिंदू हाई स्कूल में मिली हजारों किताबें। शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल, कौन कर रहा है किताबों को कबाड़? राजधानी रायपुर में लगातार किताबों का जखीरा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पूर्व में एक और जगह पर ऐसे ही छापेमारी की थी, जहां पर वर्तमान शिक्षा सत्र और नवीन शिक्षा सत्र के किताब जो है मिलते हुए नजर आए थे कबाड़ में। और ये देखिए, ये सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा। ये पंप हाउस है और इस वक्त हम रायपुर के हिंदू हाई स्कूल में मौजूद है। पंप हाउस में पंप होना चाहिए, बटन होना चाहिए, लेकिन ये इतनी किताबें यहाँ पर आखिर कर क्या रही है? शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन किताबों को कौन कबाड़ कर रहा है। दरअसल रायपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर के हिंदू हाई स्कूल में कबाड़ होते नवीन शिक्षा सत्र की किताबों का भांडाफोड़ किया है। स्कूल के अंदर पंप हाउस में हजारों की संख्या में महंगी महंगी किताबें मिली हैं। ये वो किताबें हैं जिन्हें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में बांटना था। रायपुर में किताबों का ढेर मिलना इस बात का गवाह है कि स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी थी, लेकिन रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल अपनी नाक बचाने इस मामले पर गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आए। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि किताबें ज्यादा आई थी, इसीलिए इन्हें रखा गया था, लेकिन इसे दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। वो जो ऊपर पुस्तकें हैं वो समग्र शिक्षा की पुस्तकें हैं, 2022 की हैं, हेल्थ केयर की 22 और 23 की हैं, और उन्होंने 3-4 जगह पुस्तकों को रखवा दिया है। तो वो उनके द्वारा समग्र शिक्षा के द्वारा रखवाया हुआ है। 4-5 सेंटर में उन्होंने पुस्तक रखवा दी। वो पुस्तक 2023 से रखी हुई है। पुस्तकें जो बच्चों को बढ़नी थी बढ़ गई, बाकी अनयूज्ड पुस्तकें रखी हुई है। वहीं दूसरी ओर पंप हाउस में किताबों का ढेर लगा है। ऐसी किताबें जिनकी कीमत लाखों में है। इस पर रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इसकी जानकारी नहीं है। अब आप सोचिए, जिस स्कूल की किताब मिली है वहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी का दफ्तर महज 1 किलोमीटर की ही दूरी पर है और साहब कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। अब सोचिए कि शहर के भीतर किताबें कबाड़ में मिल रही हैं, तो शहर के बाहरी स्कूलों में किताबें कहाँ होंगी? आपको बता दें कि जिस स्कूल में किताबें मिली हैं वहाँ कुल 150 बच्चे हैं। टीबीसी ने क्या किया है, इस साल पुस्तकें ज्यादा भेज दिया है। जो मांग संख्या है, मांग संख्या से ज्यादा पुस्तकें टीबीसी ने भेज दिया है। कुछ जगह कम भेजी है, कुछ जगह पुस्तकें ज्यादा गई हैं। जैसे अभनपुर में हुआ, अभनपुर में भी वो बचत पुस्तकें पूरे ब्लॉक्स की 30,000 जगह, एक जगह 32,000। तो ये पूरा डाटा हमने
डीपीआई को भेज दिया है। लगभग 3,68,000 पुस्तकें पूरे रायपुर जिले में ज्यादा हैं जो आई हैं, मतलब बंटने के बाद। तो ये शेष पुस्तकें हैं, इसका पूरा डाटा डीपीआई को जा चुका है। ये जो पुस्तकें रखी है सब शेष पुस्तकें हैं। वहीं कबाड़ में किताब मिलने से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किताबों की कमी ना पड़े, इसके लिए 10% ज्यादा किताबें छपवाते हैं। जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, किताबों की कमी नहीं पड़े इसके लिए 10% किताबें ज्यादा छपवाई जाती हैं और हर जिले के माध्यम से किताबों का रिकमेंडेशन आता है कि हमें हमारे जिले में इतनी किताबें चाहिए, हमारे जिले में इतनी किताबें चाहिए। तो जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो किताबें रद्दी में बेचने के लिए नहीं है, वो किताबें स्कूलों के बच्चों को उपलब्ध करवाने के लिए हैं और यहाँ तक कि निजी स्कूलों के बच्चों को भी उपलब्ध करवाना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ है कि निजी स्कूलों की जो किताबें हैं वो उनको उपलब्ध कराने की बजाय किसी सरकारी स्कूल में रखी हुई हैं और अगर उसको रद्दी में बेचा गया है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पहले एक पेपर मिल में जहाँ नया पेपर बनता है, जहाँ के पुराने पेपर को गलाकर काट कर नया पेपर बनाया जाता है, वहाँ पर 3 लाख से ज्यादा किताबें मिली। फिर अभनपुर के एक स्कूल में 25,000 से ज्यादा किताबों को हमने पकड़ा, हमको जानकारी लगी। अब ये हिंदू हाई स्कूल जो शहर के मध्य में है, एक ऐतिहासिक स्कूल है, पुराना स्कूल है। यहाँ पर प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक 177 बच्चे पढ़ते हैं और किताबों की संख्या हजारों में क्यों रखी गई है यहाँ। तो रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही का भांडाफोड़ हुआ है, जहां भविष्य बनाने वाली किताबों को कबाड़ बनाने का काम खुलेआम चल रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है। क्या फिर अधिकारियों पर कार्रवाई करके जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी या फिर विषय के तहत जांच होगी। स्टॉक में इतनी सारी किताबें मिलना कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल जो है खड़े करता है और अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में किस तरह से जांच करती है, कौन दोषी होता है और कौन लोग हैं जो इस तरह से किताबों को कबाड़ कर रहे हैं। कैमरामैन गुपेन के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर। छत्तीसगढ़ में ओलंपिक संघ की सामान्य सभा में सीएम साय निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ ही नई कार्यकारिणी भी चुनी गई। सभा में चुनाव अधिकारी अशोक अग्रवाल ने अध्यक्ष सहित महासचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के सदस्यों का ऐलान कर दिया है। ये सभी सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। रिपोर्ट देखिए। ओलंपिक 2026 की तैयारी में जुटी साय सरकार। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के अध्यक्ष बने सीएम साय। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन। नई प्रतिभाओं की तलाश करेगी सरकार। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दिए जाएंगे 3 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ओलंपिक की प्लेइंग फील्ड तैयार करने में अभी से जुट गई है। खेल को बढ़ावा देने के लिए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कमान संभाल ली है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की सामान्य सभा में सीएम साय निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ ही नई कार्यकारिणी भी चुनी गई है। सभा में चुनाव अधिकारी अशोक अग्रवाल ने अध्यक्ष सहित महासचिव, कोषाध्यक्ष, 14 उपाध्यक्ष, 10 संयुक्त सचिव और 16 कार्यकारिणी सदस्यों के निर्विरोध चयन का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया। साथ ही पदाधिकारियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि पूरी टीम भावना से हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। सरकार मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ को, उनके पदाधिकारियों को, उनके सभी सदस्यों को कि सबने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। इसके लिए मैं पूरे एसोसिएशन का बहुत बहुत आभारी हूं और हमारे जो एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह हैं, सारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। और हम सभी लोग पूरी टीम भावना से काम करते हुए छत्तीसगढ़ में सभी खेलों को आगे बढ़ाएंगे और संघ का एक प्रयास होगा कि आने वाले ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक पार्टिसिपेट करे और वहां से मेडल जीत के लाए। वहीं ओलंपिक का मैदान जीतने के लिए सीएम साय ने अपने हाथ में कमान ले ली। वहीं उपाध्यक्ष सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल बनाए गए हैं।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बहुत शांति से ये चुनाव हुआ, खेल को आगे बढ़ाया जाएगा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रतिभाओं को तलाशा जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से उन समितियों के माध्यम से शिक्षा, महिला बाल कल्याण, युवा और खेल मामले, साथ में फर्टिलाइजर और केमिकल, इसके जो स्थायी समितियां हैं लोकसभा की, उसका सदस्य बनाया गया है। हमारी कोशिश होगी कि उन सब समितियों के माध्यम से, उन विभागों के माध्यम से हम देश की व्यवस्था को कैसे और सुधार सकते हैं और छत्तीसगढ़ का उन विभागों के माध्यम से और कैसे फायदा ले सकते हैं, इस दिशा में काम करेंगे। कुल मिलाकर ओलंपिक की पिच पर छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स भी अब कमाल करते हुए दिखाई देंगे। ओलंपिक महाकुंभ की सरकार ने अंधाधुंध तैयारी शुरू कर दी। नई प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के बाद विश्व स्तर पर तैयार किया जाएगा। सरकार 2026 में होने वाले ओलंपिक का प्लेटफॉर्म अभी से तैयार कर रही है, जिस पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभा परफॉर्म करेगी। अब देखना होगा कि प्रदेश के कितने प्लेयर्स ओलंपिक पिच पर कमाल करते हुए दिखाई देंगे। न्यूज डेस्क, BSTV। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हाल ही में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान न्याय यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इस न्याय यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें कमलनाथ गांधी टोपी पहनने से इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई। रिपोर्ट देखिए। गांधी टोपी पर सियासत जारी। भाजपा ने साधा पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना। गांधी टोपी पहनने से कमलनाथ ने किया इनकार। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। किसान न्याय यात्रा के दौरान बनाया गया वीडियो। गांधी टोपी पहनने से इनकार करते दिखे कमलनाथ। दरअसल 20 सितंबर को छिंदवाड़ा में किसान न्याय यात्रा के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ का स्वागत गांधी टोपी से किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया। हालांकि उनके बेटे नकुलनाथ ने इस टोपी को स्वीकार किया। वहीं उनके टोपी पहनने से इनकार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बीजेपी सांसद विवेक बंटी साहू ने तंज कसा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, बाहर है कांग्रेस और उसके नेता। जब गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने की बात होती है, उस समय ये गांधी जी को भूल जाते हैं। गांधी जी के विचार अहिंसा का पालन करना और उसका मजाक कांग्रेस और कमलनाथ जी ने सिखों के हत्या करके उड़ाया। अब तो कमलनाथ जी गांधी टोपी का भी अपमान करने लगे। कमलनाथ के टोपी वाले मामले पर सियासत हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वानी अहुलवालिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कमलनाथ जी ने गांधी की टोपी पहनने से इनकार कर दिया। कमलनाथ खुद को दिग्गज समझते हैं और दूसरों को टोपी पहनाने में माहिर है, लेकिन यह अपमान उन्होंने उन महात्माओं का किया है जिन्होंने स्वतंत्रता के दौरान इस टोपी का इस्तेमाल किया था। गांधी जी ने पहली बार इस टोपी को रामपुर में पहना था। और साथ ही प्रवक्ता डॉक्टर वानी ने कहा कि जितने भी महानायक हैं, सभी ने इस टोपी का इस्तेमाल किया था। यह हमारी पारंपरिक वेशभूषा को बताती है, तो इसका संज्ञान कांग्रेस के बड़े नेता को लेना चाहिए कि कमलनाथ जैसे नेता जो हमारे पुराने बड़े नेताओं का, महात्माओं का अनादर कर रहे, वह इस देश के संस्कृति का भी अनादर कर रहा है। तो इसका संज्ञान राहुल गांधी और इनके वरिष्ठ नेतृत्व को लेना चाहिए कि एक कमलनाथ जैसा नेता जो हमारे पुराने बड़े नेताओं का, महात्माओं का अनादर कर रहा है
और इस देश की संस्कृति का भी अनादर कर रहा है। तो वहीं इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि हमने किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की है। किसान पूरे प्रदेश में दुखी है। प्रदेश की न्याय व्यवस्था चौपट की है। बीजेपी सरकार में लगातार किसानों को ठगा जा रहा है। किसानों के साथ न्याय हो, इसलिए कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके लिए न्याय यात्रा निकाल रही है। और साथ ही अपनी गांधी टोपी पहनने से इनकार करने वाली वीडियो पर भी कुछ कहने से बचते नजर आए। बता दें कि भले ही कमलनाथ की टोपी वाले मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन कमलनाथ एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं। जबकि लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में ही बना रखा है। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने लंबे समय बाद छिंदवाड़ा की राजनीति में एक्टिव है। वह लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि अब गांधी टोपी पर कब तक सियासत देखने को मिलती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर अपने विवादों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अब उनके बयानों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। सांसद राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर एक बयान दिया। इसी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को नाच गाने से जोड़ दिया। इसी को लेकर सियासत शुरू हो गई। एक बार फिर विवादों में घिरे राहुल गांधी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर दिया बयान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को कहा नाच गाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए आक्रोशित। राहुल से कहा जनता से मांगे माफी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने जताई आपत्ति। कांग्रेस प्रवक्ता ने भी दी प्रतिक्रिया। दरअसल हरियाणा के हिसार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था, वहीं उद्योगपति अंबानी और अडानी को आमंत्रित किया गया, लेकिन बीजेपी एक भी किसान को बुलाना भूल गई। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा कि राष्ट्रपति से कहा कि चूंकि आप एक आदिवासी है, आप अंदर नहीं आ सकते, आपको अनुमति नहीं है। तो वहीं राहुल के इस बयान के सामने आने के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन पर हमला बोला। बता दें कि इंदौर आते ही सीएम मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि खुद कभी दर्शन करने गए नहीं, उन्हें शर्म आना चाहिए। उनके बयान की निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी को करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अपमान करने का अधिकार नहीं है, उनको माफी मांगना चाहिए। चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करे, अपना विषय रखे, अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी जनभावनाओं के आधार पर कई सालों के संघर्ष के बाद भगवान राम के मंदिर में उनका गर्भगृह में प्रवेश हुआ और उस पूरे आयोजन को लेकर जिस ढंग से उपहास उड़ाया है, ये उनकी एक तरह से मान के चलो कि बहुत हल्की हरकत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वो माफी मांगेंगे। पूरा देश एक तरह से आक्रोश से भर उठा है। करोड़ों करोड़ों देश भर के क्या दुनिया भर के हिंदुओं को इससे गहरी ठेस पहुंची है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पूर्व अध्यक्ष को समझाएंगे कि उनको ऐसी बात नहीं बोलना। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर साधु संतों ने भी आक्रोश जताया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने यह कहा कि कांग्रेस सरकार ने शुरू से नकारा है कि राम नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं है, तो कांग्रेस नेता ऐसा बोलेंगे ही। जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। प्राण प्रतिष्ठा को राहुल गांधी अगर नौटंकी बता रहे हैं तो उनकी ऐसी भावना रही होगी। उनकी दृष्टि में यह नौटंकी है। आइए सुनते हैं क्या कहना है कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का। राहुल गांधी जी के बारे में बोलने से पहले एक बार सोच लिया होता तो अच्छा होता। राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस राम जन्मभूमि के गेट पट खुलवाने का काम किया था, लेकिन उस पर राजनीति कभी नहीं की थी। ये हम लोग पूरी तौर पर आप धर्म के प्रति आस्थावान हैं। देखना होगा कि राहुल के दिए गए बयान पर लगातार हो रही सियासत और कितना तूल पकड़ती है। जिस तरह सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, तो अब सवाल यह है कि राहुल अपने बयान पर बने रहेंगे या जनता से माफी मांगेंगे।
डेस्क रिपोर्ट BSTV। फिलहाल बात सियासत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।